Yes, so starting with the very fresh chapter, which is chapter number 5. तो कौन मुझे बताने वाला है चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? Who's gonna tell me the full name of this chapter? पूर्वांशी कह रही मेरे मन में आ रहा है। ठीक है पूर्वांशी, तुम ही अपने आंसर्स में लिखती हो, तो फटाफट से बताओ चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? मैम स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, वेरी वेरी गुड। अच्छा, तो इसका मतलब ये है अगर मैं तुमसे पूछूं कि दिस इज द लास्ट चैप्टर दैट वी आर इवैल्यूएटिंग द स्ट्रैटेजी, वी आर इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी, तो यानी कि दिस इज आफ्टर द स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन, राइट? तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन कब होता है? ऑब्वियसली फॉर्मेशन करने के बाद होता है। तो पहले स्ट्रैटेजी क्या करी जाती है? बनाई जाती है, और उसके बाद क्या की जाती है? इम्प्लीमेंट की जाती है। ओके यानी कि इस चैप्टर को आखिर में क्यों रखा गया? बिकॉज ये तो आखिरी स्टेप हमारा होता है इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ओ माय गॉड, so many times this question has been there in different forms, different forms, इतने सारे फॉर्म्स में आ गया। PYQ था May 25 का, मॉडल टेस्ट पेपर्स में भी था, श्री मैट में भी था, MTP में भी था। ठीक है, so this has been one of the questions and from one of the topics which is important from chapter number 5. तो पूर्वांशी मेरे पास है बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, बट क्या कोई ट्रिक है जिससे कि मैं इसको आसान कर पाऊं? मैं डर गई हूँ इतना बड़ा क्वेश्चन देख के। हाँ मैम लास्ट लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो हाँ, आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है फ्रॉम द टॉपिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल्सो स्टेट द मोस्ट प्रेफर्ड प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस प्रैक्टिसेस वर्ड आ गया। ओ माय गॉड, क्या कौन सा वर्ड आ गया बेटा? प्रैक्टिसेस वर्ड आ गया। क्या हमने ये वर्ड अपने कभी क्लास में या अपने नोट्स में कभी ये वर्ड पढ़ा? टॉपिक मिल गया मेरे को कौन सा? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे जाती हूँ, और उसके बाद जो है मेरे को एक वर्ड जो है अभी क्वेश्चन में मिला वो था प्रैक्टिस। तो देखते हैं कि क्या ये प्रैक्टिस वर्ड मुझे पहले से पता था, यस और नो? देखते हैं, जाते हैं। ये देखो, ये रहा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके अंदर वर्ड भी मिल गया मेरे को बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग द चेंज। तो बताओ, अगर मैंने अभी तक पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ी है, तो टॉपिक का नाम याद होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अंदर का कंटेंट आप आराम से कर पाएंगे कि हाँ अब तो बेस्ट प्रैक्टिस पूछना है। तो चलो अभी मैं आपको पहले याद कराती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? डिजिटल का मतलब समझते हो? क्लियर होता है तुमको? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी समझते हो? उसका चेंज हो जाना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज हो जाना। कैसा चेंज है? डिजिटल चेंज है। डिजिटल का मतलब क्या होता है? यूजिंग द आईटी, सिंपल। तो जब भी यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको, चाहे क्वेश्चन वो नेविगेटिंग चेंज पर हो, चाहे रोल ऑफ चेंज में किसी के ऊपर भी हो, तो आपको ये इस आसान सी परिभाषा मैंने लिखी है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज दैट इनेबल्स टू यूज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट न्यू वैल्यू फॉर द कस्टमर। ठीक है, या फिर नीचे वाली जो डेफिनेशन है उसमें बता दी चेंज मैनेजमेंट का मतलब क्या है, वो भी हमें क्लियर हो गया। तो यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या लिख के आना है? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं यानी चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी। बोलो मेरे साथ, चेंज कैसे कर रहे हैं? यूजिंग द टेक्नोलॉजी। क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत आन पड़ी है? ताकि हमारे बताओ मेंडलीव मैट्रिक्स किसके ऊपर था? वेरी गुड। और स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं बताओ? कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स। तो बताओ हम चेंज क्यों ला रहे हैं? ताकि हमारे स्टेक होल्डर्स खुश हो सके। समझ में आ गया? तो चाहे इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, अभी May 25 में बेस्ट प्रैक्टिस आ गया, तो हो सकता है नेविगेटिंग चेंज आगे आ जाए और अब रोल आगे आ जाए। क्लियर हो गया? आगे चले, तो ये पॉइंट तो डन 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 हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 टॉपिक है, हमने तो आधा क्वेश्चन पढ़ के ही आइडेंटिफाई कर दिया कि इसके अंदर क्या आंसर लगेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये रहा आपका आंसर, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग द चेंज। अब क्योंकि इसके आगे के आने के चांसेस कम है,
कम से कम ये 1 साल तक तो नहीं आएगा, सितंबर 26 तक ये नहीं आएगा, तो मैं इसको फोकस नहीं कर रही, अदरवाइज मैं इस पे फोकस करती। चले आगे, बोलो यस और नो। Yes. क्या मुझे ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है? मैं तो नहीं पढ़ रही, क्योंकि मेरे बच्चे अब इंटेलिजेंट हो चुके हैं, उनको समझ में आ चुका है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, yes Purvanshi, your problematic area has now come. Read the question. Distinguish between operational control and management. पहले मुझे बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है? Direct. इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी दो कैटेगरी होती थी, पहली कैटेगरी कौन सी थी? सिंपल डायरेक्ट, और दूसरा था डिफरेंशिएट बिटवीन। तो ये क्या है हमारा? डिफरेंशिएट बिटवीन। डिफरेंशिएट बिटवीन का फॉर्मेट मैंने कैसे बताया था? टेबल बनाएंगे, वेरी फिर गुड। दो सबसे पहला हेडिंग्स बॉक्स, लिखेंगे, सबसे पहला बॉक्स बेसिस का, basis. उसके बाद दोनों हेडिंग्स आ जाएंगी जिसके ऊपर हमें लिखना है। बट अभी तो पूर्वांशी करके मैम मेरे को टॉपिक ही समझ में नहीं आया, तो मैं अंदर का कंटेंट क्या लिखूंगी, है ना पूर्वांशी? तो पूर्वांशी फिर एक काम करते, लेट्स हैव अ डील। मैं टॉपिक समझा देती हूँ, तुम लिखने का काम तुम करके दोगी मेरे को अगली क्लास में, ठीक है। और फिर मैं सबको दिखाऊंगी। ठीक है, डन है? डील? ओके मैम। चलो डील करते हैं। सो बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये समझ में आपको आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया ना, आगे आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, आगे मतलब सीए फाइनल्स में। चलो, ऑपरेशंस वर्ड का मतलब समझते हो? ऑपरेशंस का मतलब एक बिजनेस ऑपरेशन करता है, मम्मी भी ऑपरेशन करती है, खाना बनाने का ऑपरेशन करती है। ऑपरेशन मींस डूइंग टास्क, राइट? Yes. कंट्रोल वर्ड का मतलब भी पता है, ठीक है मैम। मैनेजमेंट वर्ड का मतलब पता है? बताओ। मैनेजमेंट का मतलब तो हम स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर ही पढ़े थे। Management हाँ, refers to the key group of people. पीपल। एंड मैनेजमेंट की सेकंड Their परिभाषा, task is to bring सेकंड uh, परिभाषा क्या है? interrelated process of planning, organizing, staffing, directing and वेरी वेरी गुड। सो ये पहले आपको वन है इंग्लिश टू हिंदी करा, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे, पहले इस टॉपिक को समझेंगे, ऑपरेशनल कंट्रोल क्या है, मैनेजमेंट कंट्रोल क्या है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, ऑपरेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल, क्योंकि यहीं से ना आपको ना समझ में भी आएगा कि क्योंकि इसी का ही हम बाद में जाके ना ऑडिट भी करते हैं। इट इज नोन एज ऑपरेशनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, या फिर मैनेजरियल ऑडिट, तो आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, चलो एक एक करके काम करेंगे। ओके, सो ऑपरेशंस का मतलब होता है काम करना, टास्क परफॉर्म करना, ठीक है। पर ये टास्क कौन परफॉर्म कराता है? ये टास्क परफॉर्म कराने वाले होते हैं हमारे लोग, जिनको हम मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म भी करे और उन ऑपरेशंस को कंट्रोल भी करें, कि वो ऑपरेशंस वैसे परफॉर्म किए गए जैसे वो परफॉर्म किए जाने चाहिए थे, या वो नहीं किए गए। कितनी बात समझ में आई? अब वो जो ऑपरेशंस हैं, वो ऑपरेशन दो कैटेगरी में हो सकते हैं। कुछ कुछ ऑपरेशंस जो होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल के होते हैं। जैसे मैंने पूर्वांशी को बोल दिया, पूर्वांशी तुम कल मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिख के आना, दैट इज अ इंडिविजुअल टास्क। कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो ग्रुप में परफॉर्म किए जाते हैं। सो ऑपरेशंस को हमेशा याद रखो, दो चीजें, इट कैन बी एन इंडिविजुअल टास्क और इट कैन बी एन एग्रीगेटिव यानी कि ग्रुप टास्क। बट इनको परफॉर्म करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। अब ऑपरेशंस में क्या क्या आ सकता है, अब इसको याद करने का टेक्निक समझो। तुमको याद है कि तुमने एक टॉपिक पढ़ा था वैल्यू चेन एनालिसिस, उसमें हमने वर्ड पढ़ा था एक्टिविटीज। देयर आर सर्टेन प्राइमरी एक्टिविटीज एंड देयर आर सर्टेन सेकेंडरी supportive एक्टिविटीज। work. एक्टिविटी बोले तो ऑपरेशंस, बस उसके बाद अब तुमको क्या करना है, एक्टिविटीज और ऑपरेशन एकदम क्लिक हो गया ना, ओके ग्रेट। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, चलो मैं एक बोलती हूँ तुम एक बोलना, चाहे वो प्राइमरी का चाहे वो सेकेंडरी का, ठीक है। चलो मैं एक बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, अब तुम बोलो। Inbound logistics. ठीक है तरुण? माइकल पोर्टर वैल्यू चेन। प्राची? दुर्गा? रिया के तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे, रिया? ऑपरेशन, ऑपरेशंस, ठीक है, नेक्स्ट। सर्विस, ठीक है, गुड। दुर्गा? रिया?
marketing and ये सब खाना खाना तो नहीं चले गए कहीं? सो मार्केटिंग एंड सेल्स था, वेरी गुड। और क्या था? procurement, प्रोक्योरमेंट, infrastructure. टेक्नोलॉजी, याद आ गया? तो ये सारी की हम्म, सारी एक्टिविटीज का नाम आप यहाँ लिख दोगे और उसके बाद लिख दोगे कि इनको कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है। कंट्रोल कर, जैसे माँ बाप हमें कंट्रोल करते हैं ना, बच्चे जैसे हमारे संस्कारी होने चाहिए वैसे संस्कारी है या नहीं है, दैट इज द कंट्रोलिंग। बच्चे हमारे पढ़े लिखे होने चाहिए, पढ़ा लिखा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दैट इज व्हाट दे डू इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हम बोलते हैं ऑपरेशन कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस का मतलब होता है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में आपको बता दोगे ये एक्टिविटीज होती हैं जिनको कि क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोलिंग कर कौन रहा है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ठीक है, इजी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में एक वर्ड था ना प्रोक्योरमेंट, तो मुझे बताओ जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी में एक वर्ड आया था इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, तो मेरा रॉ मटेरियल तो वहां पर आ गया। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में जो ये प्रोक्योरमेंट है, इसमें हम क्या लेके आते हैं? अदर देन रॉ मटेरियल। तो जब रॉ मटेरियल आता है तो कहाँ पर आता है? प्राइमरी एक्टिविटी कहलाता है। और रॉ मटेरियल के अलावा भी तो सामान लेकर आएंगे, जैसे कि फर्नीचर लेके आएंगे। फर्नीचर का रॉ मटेरियल थोड़ी ना है, बैठने को सोफा देंगे कि नहीं देंगे? बोलो हाँ कि ना? चलो, सो जो जो आइटम तुमको याद आता रहे ना, वो आइटम एक्टिविटी मतलब यहाँ पर लिख सकते हो। अब लास्ट पॉइंट, अच्छा मुझे बताओ, प्राइमरी एक्टिविटीज आर डैश विद सेकेंडरी एक्टिविटीज, एक वर्ड था, वो क्या था? प्राइमरी एक्टिविटीज आर डैश विद सेकेंडरी एक्टिविटीज। जाओ अपने हैंडमेड नोट्स खोलो, चलो मैं क्यों खोल के दूं, खोलो अपने हैंडमेड नोट्स, देख के बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी का आपस में रिश्ता क्या था? रिया तुम्हारी आवाज तो आज बेटा गुड़गुड़ कर रही है, ऐसा पेट खराब है आवाज का। तुम चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, वेरी गुड। एक वर्ड और था इसके आगे थोड़ा आगे का वर्ड और था, Linked to. हम interlinked. इंटरलिंक्ड। इंटरलिंक का मतलब क्या होता है? आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो बस तुमको ये वर्ड भी याद रखना है, ठीक है? बस काम हो गया, तुम्हारा आंसर ड्राफ्ट हो जाएगा। चलो अभी आगे चलते हैं। पहले अभी तो मैं समझा ही रही हूँ आपको, ठीक है? अब क्या किसकी बात करनी है? मैनेजमेंट कंट्रोल की। पहले मुझे बताओ ऑपरेशनल कंट्रोल पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया? अभी मैंने उसको रीड नहीं करा है, बस मैंने तुमको क्वेश्चन का पहले मतलब समझाया कि भाई मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल की। मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? देखो, हमने मैनेजमेंट की बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी थी, याद है? उसमें से दो परिभाषाएं आपके सिलेबस में थी। पहली परिभाषा में का हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट का मतलब होता है वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। और दूसरी परिभाषा थी वो क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है। हाँ तो इजी तो थी, 12th में तो पढ़ी थी, क्या था, कोई याद दिला सकता है क्या मेरे को? Set of interrelated functions and processes वेरी of वेरी planning. गुड, वेरी वेरी गुड। तो देखो, अब मुझे जैसे ही मैनेजमेंट कंट्रोल आता है ना, तो मुझे वो वाली डेफिनेशन को याद करना है। बट अब इन दोनों में से कौन सी डेफिनेशन याद रखनी है? सो जो मैनेजमेंट में जो डेफिनेशन पूर्वांशी ने दी है ना, वो डेफिनेशन मुझे याद रखनी है। क्या डेफिनेशन होती है? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, जिसमें कि क्या होती है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ब्ला 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 ब्ला। डायरेक्टिंग के भी बहुत से टुकड़े होते हैं, वो सब आपको याद होंगे। तो यानी कि जब हम इसको कंट्रोल करके चलते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट कंट्रोल। जैसे कि मान लो आपने प्लान बनाया, वो प्लान इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? वो प्लान बनकर उसी टाइम पर इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ? दैट इज व्हाट इज नोन एज द मैनेजमेंट कंट्रोल। यानी कि जब आप मैनेजमेंट के जो स्टेप्स होते हैं ना, उसको कंट्रोल करते हो, उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट कंट्रोल। यानी कि आप क्या चाहते हो? जो मैनेजमेंट है वो कैसे होना चाहिए? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए। यानी कि जो चीज जब होनी चाहिए थी वो चीज तब हुई है या नहीं हुई है, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट कंट्रोल। तो मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब होता है ऐसे कंट्रोल सिस्टम्स लगाना जो कि आपका मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ना, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ना, उसके लिए किया जाता है। जैसे कि मान लो हमने पढ़ा था एक इवन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हमने पढ़ा सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सब पढ़ा हमने। तो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए कि नहीं किए गए?
सिमिलरली मैनेजमेंट के अंदर हमारे स्टेप्स जो थे, प्लानिंग की गई कि नहीं की गई, इसको भी तो कंट्रोल करोगे। अब ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए कि नहीं किए गए, उसको भी तो कंट्रोल करोगे। एंड जिस हिसाब से परफॉर्म किए जाने चाहिए थे उस हिसाब से परफॉर्म किए गए कि नहीं किए गए, दैट इज नोन एज द मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, अब इसको भी कौन करेगा, इसको भी मैनेजमेंट ही करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक हायर लेवल का भी टास्क आता है, एक हायर लेवल का भी आता है, वो भी मुझे बताना है तुमको, तुम इतने समझदार तो हो ही। अब जो मैनेजमेंट की सेकंड परिभाषा थी ना, इट रेफर्स टू द की पीपल, याद आ गया, इसके ऊपर भी होता है, ये भी इसी के अंदर आ सकता है। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, आपके सिलेबस में है, यहाँ पर आंसर में फ्रेम्ड नहीं है बट वैसे है। सेकेंड पॉइंट के हिसाब से मैं बताती हूँ, यानी कि जो ये वाला पॉइंट दे रखा है ना, ये वाला जो पॉइंट दे रखा है, ये किसके ऊपर आ गया, जहां पर हमने मैनेजमेंट को क्या माना, मैनेजमेंट इज रेफर्स टू द प्रोसेस, वो वाली परिभाषा पर बेस्ड है। अगर मैं बोलूं मैनेजमेंट रेफर्स टू द की मैनेजरल पीपल, अगर मैं वो वाली परिभाषाएं लूं तो इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देना चाहती हूँ, सुनना। की मैनेजरल पीपल को हमने मान लिया कि ये मैनेजमेंट है, यानी कि अब इसके आगे हम लगाते हैं मैनेजरियल कंट्रोल, यानी कि अब इनका भी, इनके ऊपर भी कंट्रोल। जैसे मान लो तरुण को है, तरुण जो है हमारे यहाँ का मान लो तरुण जो है हमारे यहाँ का एचआर मैनेजर है। ठीक है, चलो अब तरुण भी अब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका कंट्रोल रखना, दैट इज अ मैनेजरियल कंट्रोल। यानी कि जो मैनेजर्स हैं, यानी कि जो मैनेजर्स हैं वो ढंग से काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, उसको भी क्या कहते हैं, मैनेजरियल कंट्रोल कहते हैं। समझे, क्या पता लोगों में कमी हो, समझ गए। मान लो प्राची कंपनी की सीईओ है और वो कंपनी में विजिट ही नहीं करती है, कंपनी में इंक्लूड ही नहीं होती है, मीटिंग्स वगैरह होती है लॉ के अकॉर्डिंग, उन मीटिंग्स में ये एब्सेंट रहती है, या फिर वो जो हमारा होता है ना मिनिमम लोग इतने आ जाने चाहिए मीटिंग के अंदर तो मीटिंग स्टार्ट होगी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्यों से बोलते हैं ना कुछ, क्या बोलते हैं, quorum, हाँ कोरम, इसकी वजह से कोरम नहीं बन पाती है और उसके बाद मीटिंग जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। तो कैसी प्राची कैसे नेचर की है बताओ, तो प्राची के ऊपर भी तो कंट्रोल रखना पड़ेगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं, मैनेजरियल कंट्रोल, इसको भी मैनेजरियल कंट्रोल करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट के ऊपर भी कंट्रोल किया जाता है, जहां पर मैनेजमेंट रेफर्स टू द की मैनेजरियल पीपल। ये लोग भी तो अच्छे से काम करने चाहिए ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये तो मैंने आपको पहले टॉपिक समझाया, अभी मुझे पता टॉपिक समझ में आया कि टॉपिक इज ऑल अबाउट। और इसी के आगे ना जैसे ही मैं वर्ड कंट्रोल हटा देती हूँ ना, इसके आगे मैं वर्ड लगाती हूँ ऑडिट। तो उसमें क्या होता है कि एक ऑडिटर जो होता है ना वो एंटिटी विजिट करता है और वो क्या करता है, ऑपरेशनल ऑडिट करता है, यानी कि कंपनी के ऑपरेशंस वैसे परफॉर्म किए गए हैं जैसे परफॉर्म होने चाहिए थे, दैट इज नोन एज ऑपरेशनल ऑडिट। एंड मैनेजरियल ऑडिट का मतलब क्या होता है, कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है, यानी कि इंटरनल सिस्टम्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ इंटरनल सिस्टम्स को चलाने वाले लोग हैं, यानी कि जिनको कि हम मैनेजमेंट बोलते हैं, हम अपने ऑडिट के अंदर मैनेजमेंट बोलते हैं, वो भी ठीक से काम करे कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो प्लान्स पॉलिसीज ढंग से बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाने वाले जो लोग हैं उनका भी ऑडिट होता है अंडर द मैनेजरियल ऑडिट। और जब आप सी फाइनल से पहुंचेंगे तो एक पूरा चैप्टर होगा, उसका नाम होगा ऑपरेशनल ऑडिट एंड मैनेजरियल ऑडिट। तो जहां ऑपरेशंस का ऑडिट किया जाता है, यानी चीड़फाड़ किया जाता है, दैट इज नोन एज ऑपरेशनल ऑडिट। जहां पर मैनेजर्स का मैनेजरियल ऑडिट किया जाता है, वो चीज यहाँ पे काम आती है कि हाँ भाई की मैनेजर्स जो लोग चला रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं काम, वो भी ठीक है कि नहीं ठीक है। हमने हमेशा पढ़ा आवर मैनेजमेंट शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ, बट मान लो 10वीं पास बंदे को दे रखी है सारी पावर, सो दीज थिंग्स नीड टू बी रिपोर्टेड, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजरियल ऑडिट। अभी समझ में आ गया, क्लियर हो गया, तो टॉपिक तो समझ में आया। अब इसके कीवर्ड जो है बेटा मैं बोल रही हूँ, आप लोग जो है इसका कीवर्ड जो है अंडरलाइन करो पहले, ठीक है। चलो, द थ्रस्ट ऑफ ऑपरेशनल ट्रांजिशन, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, थ्रस्ट नहीं नहीं मैडम, आपको किस लिए पैसे पे कर रहे हैं आप ही बताएंगी थ्रस्ट ज्योग्राफी पढ़ी है, नहीं रहने दो मैम, हम ऐसे में पढ़ लें, ठीक है। थ्रस्ट का मतलब होता है मेन कोर, मतलब मेन एलिमेंट। जैसे अर्थ का मेन एलिमेंट क्या है,
सॉरी, हाँ गलत लोगों से। क्या मैडम इतना अच्छे होते हैं ज्योग्राफी साइंस में, तो यहाँ ये काम नहीं है। इट्स ओके। अच्छी तो मैं भी नहीं हूँ, वो तो मैं अभी साइंस सिटी जाके आई हूँ ना, वहाँ पे नॉलेज ऑब्टेन करके आई हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को ऊपर आसमान में उड़ रही हूँ। 4 दिन बाद मैं भी धरती पे नीचे आ जाऊंगी। बाय द वे, तुमने मेरा व्लॉग देखा अहमदाबाद का कि नहीं देखा? बोलो हाँ, देखा। मत बोलना हाँ, पिटोगे तुम। ये दुर्गा ने बोला हाँ, पकड़ी गई। मत देखो यार, तुम्हारे पास टाइम कहाँ है, तुम मत देखो व्लॉग्स। आई एम नॉट प्रमोटिंग कि तुम व्लॉग्स वॉच करो। ओके चलो, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? मेन बात, मेन 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 एलिमेंट। ओके, चाय है, चाय का मेन इंग्रेडिएंट क्या है बताओ? चाय पत्ती। There can be no chai without a chai patti. There can be chai without pani, without दूध, without sugar, but there can be no chai without chai patti, isn't it? तो thrust का मतलब क्या होता है? core, core. Okay. The thrust of operational control transition as against on the individual task or total aggregative task. तो दो वर्ड कीवर्ड अंडरलाइन करो, individual और the aggregate फंक्शंस। यानी कुछ मैनेजमेंट के फंक्शंस कैसे होते हैं जो एग्रीगेटली परफॉर्म किए जाते हैं यानी कि ग्रुप में, और कुछ फंक्शंस कैसे होते हैं, कुछ ऑपरेशंस कैसे होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसकी इंग्लिश तुम बना के लिख सकते हो ना, क्योंकि मैं इंग्लिश तो हिंदी करती, जरूरी नहीं कि तुम थ्रस्ट वर्ड ही यहाँ पे यूज करो। Okay, when compared with operational, management control is more inclusive and more aggregative. यानी कि कहता है कि मैनेजमेंट कंट्रोल जो होता है उसमें हम ज्यादा इंक्लूड हो, मतलब ज्यादा चीजों को इंक्लूड करते हैं, बट ऑपरेशन कंट्रोल में इतनी चीजों को इंक्लूड नहीं करते, खाली एक्टिविटीज को देखते हैं। जब देखो ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर हम क्या क्या चेक कर रहे हैं? एक तो मैनेजर्स को भी चेक कर रहे हैं और मैनेजमेंट के फंक्शन को भी चेक कर रहे हैं, जबकि ऑपरेशन ऑडिट में इतना नहीं हो रहा है। ठीक है, in the sense of embracing the integrated activities of a complete department, या तो हम complete department को के एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं, या डिविजन को चेक कर रहे हैं, या फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को चेक कर रहे हैं, चाहे उसकी कोई सब यूनिट्स है कि नहीं। तो मेन कीवर्ड क्या है यहाँ पर बताओ? डिपार्टमेंट, डिविजन या एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे मान लो मैं इसको ऑडिट के फॉर्म में समझाती हूँ, तुरंत क्लिक कर पाओगे। अच्छा बताओ मेरे को, तुमने जॉइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? हाँ मैम पढ़ाता है। पहले एक काम करो, ऐसे का नंबर बताओ मेरे को। ऐसे का नंबर बताओ ज्वाइंट ऑडिट के अंदर। वेरी गुड, दुर्गा ने दिया बिल्कुल सही जवाब। मुझे लगता है नवरात्रि आने वाले, दुर्गा एक्टिव हो गई है। वेरी गुड रिया, बहुत बढ़िया। ये दुर्गा का असर है, रिया पे पड़ रहा है। बाकी सब लोग, तुमको नाग बाबा खा गए सावन में? जॉइंट ऑडिट का ऐसे नंबर सर्च करके बताओ, मैं ये बैठी हूँ। साथ साथ याद करो, अब ये बहुत हो गया। दिखाओ, बताओ मेरे को। मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, मुझे रिया ने और उसने जवाब दे दिया है। 299। क्या बात है। और तुमको पता है कि 299 का नाम क्या है? वेरी वेरी फनी मैडम। इसका नाम तो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आधे से ज्यादा बच्चे तो इसका गलती ही करते हैं कि इसका नाम ही गलत लिख कर आते हैं। जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पक्का? प्राची, लेटेस्ट बुक्स। ठीक है तरुण, विल यू गो विद प्राचीज आंसर? पूर्वांशु कह रही मैं। सही है, 100 रुपए की लगा ले प्राची के आंसर पर। बोलो, मैं 500 के लगाने को तैयार हूँ। मैम मैं अगेन कह रही हूँ, क्या कह रहे हो पूर्वांशी? मैम मैंने बोला तुम्हारा बाबा माइक ऑफ हो जाता है बच्चे। हाँ मैम मैंने नहीं बोला, मैंने बोला माइक ऑफ हो गया। आज इसका माइक इसको बोलने नहीं देगा। ठीक है, तो मैं बोलना चाहती हूँ द आंसर इज राइट। एंड प्राची, तुम ठीक हो बेटा। अब नया नाम याद है तो पुराना बता के फायदा क्या है? गुड वन। सो जॉइंट ऑडिट में क्या होता है? जॉइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट कैसे आया बताना जरा, कि क्या होता था? जो एंटिटीज बड़ी होती थी ना, उनका एक फर्म ऑडिट नहीं कर पाती थी अच्छे से, तो क्या कॉन्सेप्ट आया? जॉइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट आया कि एंटिटी एक वही है, बट उसके ऑडिटर्स क्या हैं? मल्टीपल हैं, और वो मिलकर क्या कर रहे हैं?
उस एक बड़ी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं। जैसे रिलायंस कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, उसका कोई एक ऑडिटर होगा क्या? और इतनी बड़ी कंपनी है, अरे बाप रे, ऑडिट करते करते ही शाम हो जाए, शाम का मतलब अगला साल ही आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या किया, जॉइंट ऑडिटर का कॉन्सेप्ट आया। अब जब जॉइंटली तुम परफॉर्म करोगे तो क्या करोगे, डिविजन्स बांटोगे अपने अपने। डिवीजन का इसीलिए हम उस ऐसे 299 रिवाइज में क्या पढ़ते हैं कि हम अपने ड्यूटीज को कैसे बांट सकते हैं। तो हम जोग्राफिकली बांट सकते हैं कि भाई नॉर्थ की तू देख ले, साउथ की मैं देख ले, तो ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यही तो मेन चीज है यहाँ पर। तो उसने क्या बोला कि या तो हम कंप्लीट डिपार्टमेंट की देख लेंगे, डिवीजन की देख लेंगे, या फिर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की देख लेंगे, एक्टिविटीज चेकअप कर लेंगे जैसे जॉइंट ऑडिट में करते हैं। हाँ भाई, अगर छोटी कंपनी होगी तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को चेक कर लेंगे, अगर बड़ी कंपनी होगी तो डिवीजन डिपार्टमेंट को चेक कर लेंगे, और बड़ी कंपनी होगी तो डिपार्टमेंट वाइज चेक करेंगे। भाई तू खाली डिपार्टमेंट देख, ये डिपार्टमेंट देख, ये डिपार्टमेंट देख और ये डिपार्टमेंट देख। अब क्योंकि मैंने जॉइंट ऑडिट के ऊपर बात कर ही ली है, तो चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ। ऐसे तो कोई है नहीं जो ऑडिट के ऊपर लिख के नहीं आएगा, सबको लिखना है, मन में आया तो पूछ ही लेती हूँ। क्या एक जॉइंट ऑडिटर सिर्फ उसके काम जो उसने किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसने नहीं भी किया? सिर्फ वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं कोई एक्सप्रेशन नहीं दूंगी, प्राची का आंसर ये आया है, ओनली मी माई सेल्फ। ओके, एनीवन एल्स? नो मैम, मैम नो। दोनों के लिए होता है। हाँ जी, बताएंगे। हाँ, जो उसने किया है सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है ना ये, तुमने अगर इसका जवाब नहीं किया तो तुम्हारे और फसड्डी हो रखा है। हम्म, जॉइंट वर्क और उसके वर्क जो लिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। हम्म, जरा पढ़ के आ जाना, फिर बता देना मेरे को, मैं क्यों बताऊं। चल तो मची रहनी चाहिए, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रोक्योरिंग स्पेसिफाइड आइटम्स फॉर इन्वेंट्री। बताओ क्या था ये, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है ना। एग्जाम्पल में देखो क्या दिया, इनबाउंड, लिख लो यहाँ पे बेटा, मैं नहीं लिख सकती, तुम तो लिख सकते हो ना, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो एग्जाम्पल में क्या क्या लिख दे सकते हो, पोर्टर के वो प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी के सारे पॉइंटर्स लिख सकते हो, ठीक है। माइकल पोर्टर का नाम नहीं लिखना, वैल्यू चेन का नाम नहीं लिखना, सिर्फ एक्टिविटीज का नाम लिखना है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। याद करने की टेक्निक है ये। तो कीवर्ड अंडरलाइन हो गए हैं, समझ में आ गया, चले आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मैनी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेशनल एंड मैकेनिस्टिक इन नेचर। कहता है कि बहुत सारे सिस्टम्स जो होते हैं वो ऑपरेशनल होते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कोई फजूल की बात थी। अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, प्लान्स, इंस्ट्रक्शंस आर फॉर्मुलेटेड। ऑन अदर हैंड्स द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, यहाँ पे मेन बात है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज द अचीवमेंट ऑफ एंटायर एंटरप्राइज गोल, चाहे लॉन्ग रेंज हो चाहे शॉर्ट रेंज हो। तो यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है अबाउट द मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मैनेजमेंट का प्रोसेस बताओ, कोई भी प्रोसेस था मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट प्रोसेस रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, याद है वो डेफिनेशन। उसके बाद फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। पूरी डेफिनेशन याद आ गई बचपन वाली। तो उसने क्या बोला कि जो बेसिक पर्पस होता है मैनेजमेंट का कंट्रोल करने के लिए, वो क्या होता है, अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। जबकि इसका क्या ऑपरेशन है, इसका क्या, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे ऑपरेशन है, इसको कंट्रोल करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है कि भाई बस ये हमारा काम हो जाए, सिंपल, हमारा काम हो जाए, नथिंग मोर देन दैट। अभी क्लियर हो गया। सो नाउ यू आर गोना ट्राई राइटिंग दिस आंसर टुमारो। आप सभी बच्चे जो है मुझे आंसर लिख के देंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पे टाइम इसलिए लगाया क्योंकि आप लिखने के ऊपर टाइम लगाएंगे, अदरवाइज मुझे लिखना था, आपको समझना था। हमने टास्क स्वैप कर लिया। अच्छा, स्वैप करने से मुझे क्वेश्चन और याद आ गया। मैं एक कंपनी की ऑडिटर हूँ, मेरी ना शादी तय हो गई,
तो मुझे जो काम मिला था ना, मैं वो काम ना किसी और को दे के, असाइनमेंट किसी और को दे के चली गई। वो काम किसी और ऑडिटर ने परफॉर्म किया, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो ऑडिटर था ना, उसने मुझे बोला आप तो शादी में बिजी हैं, ठीक है मैं काम कर देता हूँ, साइन आप कर देना मैडम। तो वो साइन मेरे मांग रहा है, जिसको कि ऑडिट का असाइनमेंट जो है वो मिला था। अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 1 टुगेदर विद चैप्टर नंबर 11 ऑफ ऑडिट, क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैं, मुझे ऑडिट का टास्क मिला है, क्या मैं किसी और ऑडिटर को ये टास्क दे सकती हूँ? माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगर मैंने दिया भी, वेरी गुड रिया प्रजापति, SQC 1 लगेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2, अगर ऑडिट किसी और ने परफॉर्म किया है तो क्या मैं उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर साइन कर सकती हूँ? कितना मजेद यार। अच्छा, किस किसने मेरे से सच में ऑडिट ऑडिट वाला बैच ले रखा है? रेज योर हैंड, किसने लिया है? हम कितने मजे से क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, ऐसे ऐसे वाले। तरह तुमने लेक्चर्स अटेंड करने शुरू करे हैं? मजा आता है उस बैच के अंदर, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लगता है ना। ग्रेट। हाँ, आफ्टर यू विल बी नो यू विल बी कंप्लीटिंग ऑल द लेक्चर्स ऑफ CA इंटरमीडिएट ऑडिट ना। SM का पेपर तो नहीं अपने पास फाइनल्स में। माई ऑल स्टूडेंट्स दे आस्क कि मैम फाइनल के ऑडिट का लेक्चर का बैच हमें दे दो। दिस इज द फैक्ट। और मैं नहीं देती हूँ बच्चों को, क्योंकि मेरे बस की नहीं है पूरा का पूरा CA फाइनल का इतना बल्कि सिलेबस, बच्चों को पढ़ाओ, ये करो वो करो, मतलब बस की नहीं होता, ठीक है। बट मुझे ना ऑडिट और लॉ में ना जितना मजा आता है ना, मतलब इट इज लाइक दिस इज अ थिंग एंड दिस इज अ प्रॉब्लम, एंड आई फील द प्रॉब्लम इज मतलब मुझे ना बहुत बहुत फनी लगता है ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना। कि अच्छा, जैसे मान लो ये कंपनी है, क्या ये कंपनी ऐसे शेयर्स को इशू कर सकती है? अब ये प्रॉब्लम हो गई, फिर ये लिमिटेशंस हो गई, पर नहीं, फिर बीच में एक सेक्शन उछल के आ जाएगा, नहीं एज पर दिस सेक्शन, अब तो नहीं कर सकते, बट इस सेक्शन की वजह से ये काम हम कर सकते हैं। तो इतना मुझे मजेदार सा लगता है ना लॉ और ऑडिट, तो तब मजा आता है। ओ वाह, ऐसी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर है, कितना मजा आता है ना। इट्स रियली वेरी 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 फंकी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, okay, now as you can see this question is again just like question number 1. This is very much asked. This was in RTP, September 24 में भी था RTP के, फिर MTP में था। ओहो, मतलब कि बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, मतलब काफी ज्यादा बार आ चुका है, और Jan 25 में आ चुका है, यानी नाउ दिस कैन कम अगेन। सी, मैं आपको एक बात तो बताती हूँ, कोई बच्चे मुझसे बोल रहे कि मैम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, मैं आपको हमेशा एक बात बोलती हूँ, जो भी अटेम्प्ट आप लिख रहे हो, जो भी अटेम्प्ट आप लिख रहे हो, बच्चे रिकॉर्डेड भी देखते हैं सेशन को, आप जो भी अटेम्प्ट लिख रहे हो उससे एक अटेम्प्ट पहले का RTP और MTP, एक अटेम्प्ट पहले का RTP और MTP वो इम्पोर्टेंट होता है। उस अटेम्प्ट का इतना नहीं होता है, क्योंकि देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। जब तक वो बनते हैं तब तक आपका क्वेश्चन पेपर बन चुका होता है। आई होप नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो एक अटेम्प्ट पहले के जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना, ये वाली बात लीक आउट मत करना फर्स्ट क्लास के अंदर रखना, हाँ? जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना, उनके पास तो लेटेस्ट वही है ना, समझ रहे हो, उनके पास तो ये पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको एक अटेम्प्ट पहले वाला RTP और एक अटेम्प्ट पहले वाला MTP 1 और MTP 2 करना होता है, उसमें से जो है चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। ओके, चलो सो अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एंड इजी क्वेश्चन है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। यस, क्वेश्चन अच्छा है, इसको रीड करते हैं। तरुण रीड करेगा क्वेश्चन को। यस तरुण। Propose a structured approach to implementation and explain how goal alignment, continuous improvement, and external accountability will drive long-term success and enhance stakeholders' confidence. ओके, यहाँ पे मेरे को एक वर्ड मिला, गोल अलाइनमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। ये शब्द देखो कहाँ मिले मेरे को, कहीं मिले? Importance of SQ.
अगर किसी ने याद करा हो ये टॉपिक तो उसको तो सीधा सीधा दिख ही जाने चाहिए। ये इसमें SPM में दिखे थे। एसपीएम में देखे थे, ये क्या थे ये देखो। इम्पोर्टेंस ऑफ तो ये 4 पॉइंट बेसिकली इसने हमें दे रखे थे, यहीं पर ये मालूम पड़ गया। अब तुम आगे का जो फर्स्ट हाफ वाला क्वेश्चन है वो रीड करो। EcoPure Limited, a sustainable packing manufacturer, faces challenges in goal alignment, resource allocation, and customer satisfaction. As a strategic consultant, analyze how strategic performance measures can address these issues. ओके तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन है इनडायरेक्ट क्वेश्चन है? Indirect question. इनडायरेक्ट पक्का? हाँ, ओके इनडायरेक्ट में केस स्टडी है या एप्लीकेशन बेस्ड है? एप्लीकेशन बेस्ड केस स्टडी तो है नहीं, इसने मुझसे पूछा ही नहीं, कोई केस तो है नहीं, सिनारियो तो कोई है नहीं, तो दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कंपनी का नाम या बंदे का नाम मेंशन है? यस इट इज हाँ, मेंशन, EcoPure इको Limited. प्योर लिमिटेड। ठीक है, तो दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं? स्टार्ट होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के जैसे और एंड कैसे होते हैं? केस स्टडी के जैसे, है ना। तो स्टार्टिंग में हेडिंग क्या आएगी बताओ, क्वेश्चन की हेडिंग क्या आएगी? स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। और क्योंकि तुमने ये पॉइंट ऑलरेडी क्या कर लिए थे, आइडेंटिफाई कर लिए थे कि ये क्या थे, इंपॉर्टेंस थे, तो यू कैन ऑल्सो राइट द हेडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। गॉट द पॉइंट? उसके बाद क्या क्वेश्चन के 2-3 पार्ट्स हैं या सिर्फ एक ही पार्ट पूछा गया है? पार्ट्स है ना, 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स है, क्या क्या पार्ट्स हैं बताओ? ये स्ट्रक्चर propose a structured approach to implementation और explain goal, मतलब importance इसके सब explain। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव टू व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू गिव अप गिव देम द दीज 2 थिंग्स। हमारे को वो पॉइंटर्स पर भी बेस्ड आंसर लिखना पड़ेगा एंड हमारे को अपना कंटेंट जो है एज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच वो भी बताना पड़ेगा। तो प्रपोज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, तो प्रपोज क्या करेंगे अभी हम, देखो मैं आपको बताती हूँ, जो इसका नीचे वाले 2 आंसर्स है ना वो तो इजी हैं, वो आपको दिख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन, इससे वाले पहले का, क्योंकि इसमें एक वर्ड है प्रपोज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आपको बताना है कि भाई मैं ऐसा क्या करूं अपने इम्प्लीमेंटेशन में। तो आपको बताना है दैट वी जस्ट नीड टू गो विद द स्ट्रेटेजिक मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंसेस, यानी कि जस्ट इतना लिखने के कितने मिलेंगे आपको? 1 नंबर मिलेगा। अब बात समझ में आई? और पार्ट 2 में क्या है? गोल अलाइनमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी एंड लास्ट पॉइंट। 4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने होंगे विद रिस्पेक्ट टू इकोप्योर लिमिटेड। अभी क्लियर हुआ? ओके अच्छा, अब मैंने ना पहले वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं जहां पे आपने प्रपोज कर दिया कि भाई आपको क्या करना है, कौन सी अप्रोच लगानी चाहिए, तो आपने यहाँ लिख दिया स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। क्या मैं आपसे ये बोलूं कि भाई क्या अगर यहाँ पर आपको 1 नंबर मिल रहा है तो आपको लगता है कि आपको यहाँ पर उसकी कोई डेफिनेशन या उसका सेकंड नाम वो दे देना चाहिए? विल दैट बी अ गुड वन? क्योंकि 1 नंबर मिलेगा ना आपको इसका। तो बताओ एसपीएम का सेकंड नाम क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। वेरी वेरी गुड, KPIs लिख लो अगर नहीं बताया तो। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये किसका सेकंड नाम है? एसपीएम का सेकंड नाम है। परफॉर्मेंस दोनों में एक वर्ड कॉमन है, ठीक है, KPIs हो चाहे एसपीएम्स हो। एसपीएम क्या होते हैं वो पता है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एसपीएम क्या होते हैं बच्चे? जैसे
मुझे मैं मेरे पापा ने बोला हाँ शादी कर ले, क्या उखाड़ी तूने अभी तक, तो मैं पापा को बताऊंगी रुको पापा मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस मेजर करके बताती हूँ। तो आई विल बी यूजिंग SPM, यानी कि मैं मेजरिंग क्राइटेरियाज को यूज करूंगी। हो सकता है प्रॉफिट क्राइटेरिया का यूज कर लूँ, अगर मैं प्रॉफिट इतना नहीं कमा रही हूँ तो मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन का क्राइटेरिया यूज कर सकती हूँ। देखो मेरे स्टूडेंट का फीडबैक देखो आप फैमिली की तरह रखते हैं हम बच्चों को, समझ रहे हो मेरी बात। तो एसपीएम्स क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को मेजर करने के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। जिस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्राइटेरिया हमारे को हम यूज कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पर इकोप्योर लिमिटेड क्या है बेटा, एक एक सस्टेनेबल पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर है। सस्टेनेबल वर्ड का मतलब आपको पता है, बहुत बारी हम ये वर्ड पढ़ चुके हैं। पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर मतलब क्या करता है, क्या करता है, गुड्स की पैकेजिंग करता होगा, सर्विस की पैकेजिंग तो करेगा नहीं, गुड्स की पैकेजिंग करेगा। सस्टेनेबल पैकेजिंग मैन्युफैक्चर यानी पैकेजिंग भी नहीं कर रहा है, पैकेजिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो चैलेंजेस फेस कर रहा है इन चारों में। अब उसको बोला है प्रपोज स्ट्रक्चर अप्रोच, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई तुझे अपनी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन जब तू कर रहा है तो यू शुड ऑल्सो अप्लाई द स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। यानी कि ध्यान से मेरी बात सुनना, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने से तुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, कम से कम इकोप्योर तू वो तो देख ले, कैसे कितना, क्या तू प्रॉफिट ज्यादा कमा पा रहा है या तू कस्टमर को खुश ज्यादा रख पा रहा है, तू क्या कर रहा है। यानी कि इस प्रपोज स्ट्रक्चर अप्रोच में इतना कंटेंट आएगा। तो पार्ट 1 फिनिश हो गया, वेरी गुड तरुण ने आइडेंटिफाई किया कि 2 पार्ट्स है, वेरी वेरी गुड। कई बार आप ना क्या कहते हैं उसे मतलब जस्ट धक्कम धक्की में मतलब सोचते हो कि अच्छा हाँ ठीक है बस फटाफट से 4 चीजें दे रखी है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 4 चीज एक्सप्लेन करोगे तो 4 नंबर का ही अटेम्प्ट करके आए ना, 1 नंबर का तो छोड़ दिया, क्या लिखा है साफ साफ एंड देन एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट 1 नंबर का तुमने छोड़ दिया, ये गलतियां बच्चे करते हैं, तुमने नहीं करनी है। उसके बाद तुम सेकेंड पार्ट क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स, एंड फिर यू गोना अलाइन इट विद योर कंपनी नेम, इकोप्योर वर्ड लगा देना है सबके अंदर और सारा कंटेंट दोबारा लिख देना है। इसके कंटेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बताओ। चलो वेरी गुड। अच्छा एक और चीज तुमको याद है, मैंने तुमसे पता नहीं क्या मैंने तुमसे एक बात कही थी, कौन से चैप्टर में कही थी मुझे वो याद नहीं आ रही, बट मैंने कहा था कि ये बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। राइट मैम की सक्सेस फैक्टर्स नहीं 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 नहीं, अरे दूसरे चैप्टर का था वो। हाँ चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, याद है। गोवा जो जिसका मेरे जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, मैंने गोवा वाला जो बनवा रखा है निमोनिक स्टोरी जो बनवा रखी है। मैंने कहा था ना कि अभी अब ट्रेंड आएगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो अभी तक डायरेक्ट आते थे बट अब आपको केस फॉर्म में मिलेंगे। एंड लिटरली मतलब अगर किसी ने मेरा टेस्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है तो टेस्ट जो बच्चों ने दिए हैं एंड अभी जो इवन आरटीपी आई है आईसीआई की अटेम्प्ट कौन से वाले की, तुम्हारे सितंबर 25 के अटेम्प्ट की आरटीपी आई है, उसमें जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस के ऊपर भाई मस्त क्वेश्चन दिया है। पहले उसने क्या करा, आइडेंटिफाई करवाया कि इसमें से कौन सी चीज है जो मिसिंग है, फिर उसके बाद उसने पूछा कि अब इसके अदर बेनिफिट्स बता दो। तो मतलब जो मैं सोच रही थी वो वेस्ट टाइप के क्वेश्चंस लिटरली आ रहे हैं, लिटरली आ रहे हैं। यानी कि जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कंपनी ओरिएंटेड या फिर दिमाग ओरिएंटेड क्वेश्चन ना अब आ रहे हैं। अब आपको जो है ना बताना ही पड़ेगा कि आपको कैसे कंटेंट लिखना है कैसा नहीं लिखना है। और तुमने जो एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था पूर्वांशी
क्या नाम है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. नाउ आई गेस दिस टॉपिक इज नॉट कमिंग फ्रॉम पास्ट मेनी अटेम्प्ट्स, एंड नाउ इट्स हाई टाइम दैट September or the next year maybe, you know, you will be getting MCQs या फिर the full-fledged question or the case study based upon that. Get ready for effectiveness and efficiency. And लीग से हटके क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लोग बाग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते वाइल रीडिंग दिस चैप्टर. तो जब इसमें से क्वेश्चन हिट होगा ना, तो सबसे पहले बैक ऑफ द माइंड में टॉपिक ही नहीं चलेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, बिकॉज ये किसी की इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में नहीं होगा. तो ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा. और डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं इसका, ये भी मैं आपको बता दूं. ये ऐसे तो बोलेगा नहीं कि एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस का मैट्रिक्स बता दो, ऐसा नहीं आने वाला. पहले वो आपसे आइडेंटिफाई करवाएगा कि क्या करना चाहिए, और उसका मैट्रिक्स आपसे ही पूछवाएगा. तो बड़ा मजा आएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा एसपीएम के ऊपर ही है. तो हम जो है नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन तो नहीं पढ़ेंगे, ऊपर वाला ही पढ़ते हैं. अच्छा क्वेश्चन है ये. Okay, Tarun will read the question. Tarun, do the honors. What are strategic performance measures and how can Green Age Solutions effectively use them to evaluate and enhance the success of their strategic plan? अगर मैं क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ूं तो क्या तुम मुझे बता सकते हो इस क्वेश्चन में एक चीज पूछी है, 2 चीज पूछी है? 2 चीजें पूछी है. पहली पहली एक तो ये पूछी है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, व्हाट आर गुड, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, और ये पूछना है कि ना ग्रीन एज सॉल्यूशंस इफेक्टिवली यूज कैसे करेंगे, वेरी एनहांस वेरी गुड. तो मार्क्स कम से कम 1 नंबर का तो एसपीएम का मीनिंग होगा ना. पिछले क्वेश्चन में उसने एसपीएम का मीनिंग निकलवाया, और इस क्वेश्चन में एसपीएम साफ साफ पूछ लिया. ये कितना बड़ा डिफरेंस था, है ना. बट आंसर एक ही आना था, 1 नंबर दोनों का है. सेकंड में उसने पूछा हाउ इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड, यानी कि एंड हाउ कैन ग्रीन एज सॉल्यूशन इफेक्टिवली यूज देम टू इवैल्यूएट एंड एनहांस द सक्सेस ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक प्लान. कैसे उसको यूज कर सकता है, तो आपको बताना है भाई. अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जान सकता है, ऐसे से कर सकता है. तो आपको यहाँ पर क्या बताना था, टाइप्स वगैरह बताने थे. बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन एक बार वो और पढ़ देते हैं. यस तरुण. Green Age Solutions, a mid-sized technology company, has implemented a new strategic plan focused on achieving sustainable growth and strengthening its market presence. The leadership team is determined to monitor the effectiveness of their strategies to ensure they align with the organization's overall goals and objectives. They seek a systematic approach to assess key performance areas critical to their success. ओहो, वर्ड क्या मिला, की परफॉर्मेंस एरियाज. ठीक है, की परफॉर्मेंस एरियाज, की परफॉर्मेंस एरियाज. तो हमने याद किया था एसपीएम का दूसरा नाम होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. तो इससे भी हम एकदम आंसर में प्रिडिक्शन ला सकते हैं कि अच्छा ये इंडिकेटर्स एसपीएम्स के बारे में बात कर रहा है. तो उसने पूछ लिया कि भाई कौन कौन से एरियाज होने चाहिए. तो हम कोई भी जितने भी मैंने आपको याद करे, फाइनेंशियल एरियाज हो गए, कस्टमर का हो गया, एम्प्लॉयज का हो गया. तो अब आंसर तो आसान है, डिफिकल्ट तो नहीं है. बट अब एक बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं आपको काफी टाइम से एसपीएम जो है रिपीट हो रहा है. और ये एसपीएम रिपीट क्यों हो रहा था, क्योंकि ये न्यू सिलेबस में जस्ट एंटर ही हुआ था, 2024 में ही आया था, डिफिकल्ट टॉपिक था. तो ये बार बार रिपीटेशन मोड पे आता रहा. अब मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे कहते हैं ना हर एक का दिन आता है, इसके दिन ऐसे आके जा चुके हैं. आई एम टेलिंग यू दिस, अब इसके दिन आके जा चुके हैं. बिकॉज अभी अगर आप एनालाइज करो ना एसपीएम को लेके, तो देखो ये क्वेश्चन भी आ चुका है रागी. ये वाला क्वेश्चन मेजरमेंट वाला अभी अभी हमने कराई है, मेजर्स एरियाज ये हमने कराई है. ठीक है, अब चूजिंग द राइट एसपीएम ये भी आई गेस आ ही चुका होगा, आगे हम कर लेंगे. अब एसपीएम सारा कवर हो चुका है. ये अब आपको केस स्टडी में देखने को मिल सकता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है. और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में मुझे नहीं लगता कि अब ये इतना इम्पोर्टेंट है. मतलब दिस इज माई इंट्यूशन. क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप काफ़ी अटेम्प्ट से आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हो ना, उसके बाद ना अब सामने वाले का भी पेट भर ही जाता है. तो अब ना मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा भी तो पेट भर ही गया. आई बिलीव सामने वाले का पेट ही भर ही गया होगा उतना. तो इतना मुझे अब इम्पोर्टेंट नहीं लगता है.
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एमसीक्यूज से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट टोटली लाइक सेइंग कि भाई इसको आप याद मत करो, बट मैं ये बोलूँगी कि अब इस टॉपिक से डरो मत, क्योंकि क्योंकि अब इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि भाई मुझे एग्जैक्ट इसको याद करना है। तो इफ़ यू आर हैविंग ऊपर ऊपर से भी द नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक ना, कि हाँ एसपीएम में क्या क्या है। एसपीएम में फर्स्ट टॉपिक है एरियाज बताने हैं, इजी हो गया। फिर आपको बेसिकली सेकंड टॉपिक है कि आपको रागी के बारे में बताना है, यानी इंपॉर्टेंस बतानी है। और थर्ड क्या है, चूजिंग द राइट एसपीएम, यानी कि हमें कौन सा एसपीएम चूज करना चाहिए। तो ऐसा एसपीएम जो क्या हो, हमारा डेटा 1% होना चाहिए। तो हमारे को बेसिकली इन पॉइंट्स पर बेस्ड अपना मेजरमेंट एरिया देखना चाहिए। तो जो ये वाला पार्ट है, दिस यू कैन एक्सपेक्ट इन एमसीक्यूज, ठीक है। ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ 4 पॉइंटर्स हैं, तो ये आप याद कर लीजिएगा। रेलेवेंस, डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा क्वालिटी, डेटा टाइमलीनेस। भाई जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रेलेवेंट होगा वैसे तो कर पाओगे। एंड ऑल्सो अब मैं बोलूँगी फॉर द स्टूडेंट्स आर राइट नाउ वॉचिंग अभ्यास बैच और इन फ्यूचर विल बी वॉचिंग द अभ्यास बैच, मैं आपको ये सलाह दूंगी मेरी तरफ से कि अब आप एसपीएम में ना जितने हेडिंग्स है ना उनको प्रिपेयर करो, बिकॉज अगर क्वेश्चन आता भी है डिस्क्रिप्टिव में तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। सी हाउ आई से गोज इज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता है एंड दे करके फिर या तो वो केस सिनारियो में कन्वर्ट करता है, केस स्टडी में कन्वर्ट करता है, या वो एप्लीकेशन बेस पे कन्वर्ट करता है। और एप्लीकेशन बेस क्रैक करने का तरीका क्या है, हेडिंग्स वही, अंदर का कंटेंट एज पर द जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन के हेडिंग्स भी कर जाओगे ना इस टॉपिक के पूरे एसपीएम के, तो आपका काम बन जाएगा। सो नाउ द क्रक्स पार्ट इज, आपको क्या करना चाहिए, आपको एसपीएम के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, इट इज वेरी इजी। मीनिंग तो आप कर ही लीजिएगा, है ना। टाइप्स, इंपॉर्टेंस और चूजिंग द राइट एसपीएम, इन तीनों के हेडर्स को याद कर लीजिए। दैट्स इट, सफिशिएंट रहेगा फॉर सितंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स। अगर कोई बच्चा बोले हाय तूने एसपीएम कर लियो, रट लियो भाई, क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उनको बोलना जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। चलो, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो अगर एसपीएम पर बेस्ड है, आप उनको अपनी कॉपी में सॉल्व ना करें, जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार सर्च कर लेते कोई कोई और क्वेश्चन तो एसपीएम के ऊपर नहीं है। आप लोग एक बार चेक कर लो एसपीएम के ऊपर कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्वेश्चन 10 है बट डायरेक्ट क्वेश्चन 10 है, ओके लेट अस, ओके ये वो वाला हो गया ना। बस कौन सा चूज करना चाहिए, तो देखो ये आ गया हमारा MTB 24 मॉडल में 25, तो ये एग्जाम में नहीं आया अभी तक, तो ये शायद आ सकता है, बस उसमें भी आप अपना पॉइंटर्स लिख सकते हैं। तो एसपीएम को इतना कोई इंपॉर्टेंट भाव देने की जरूरत नहीं है, इसके दिन अब खत्म हो गए हैं। तो देखो एसपीएम टॉपिक के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर हमने के क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया। आई गेस कि अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि हाउ यू हैव टू डील विद दिस टॉपिक। चलिए अब आगे चलते हैं एंड विल बी डूइंग विद द मोर क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन अगेन एक बारी डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन और एक बारी काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं ऊपर वाला क्वेश्चन ही लूंगी, टेकअप ही करूंगी। तो which would have helped connect group to change, adapt and survive, explain the steps to initiate the change। oh my god,
तो लास्ट लाइन ने मुझे अपना आंसर ही दे दिया कि मुझे ये चेंज कैसे लाना चाहिए, एंड दैट मीन्स चेंज इज इक्वल टू द ऑर्गेनाइजेशन चेंज। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज ला रहे हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, चेंज का मतलब क्या होता है? मम्मी बोलते कपड़े चेंज कर लो, तो इसका मतलब क्या है? जो पहने उसको निकाल दो और नए कपड़े डाल दो। अब मैं कहती हूँ स्ट्रेटेजिक चेंज, तो इसका मतलब क्या हुआ? पुरानी स्ट्रेटजी निकाल दो, नई स्ट्रेटजी ले आओ। ठीक है, मुझे क्या आन पड़ी थी कि अभी मैं इस ड्रेस में हूँ और रात को 9 बजे मम्मी के कहने पर मैं कपड़े चेंज कर लूँ, नाइट सूट पहन लूंगी। एनवायरमेंटल चेंज, रात हो गई है अब कपड़े चेंज कर लो। ऐसे स्ट्रेटजिक चेंज करने के पीछे क्या होता है? एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? स्ट्रेटजी में चेंज लाना पड़ता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजिक चेंज? स्ट्रेटजिक चेंज रेफर्स टू द bringing change in change in the strategy, bringing the new strategy and modifying existing. right। तो आप सबसे पहले जब भी स्ट्रेटेजिक चेंज का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या देना है बेटा? स्ट्रेटेजिक चेंज की परिभाषा देनी है, विच इज वेरी 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 इजी। मैंने कितनी अच्छी तरीके से आपको रिवाइज कराई है ये स्ट्रेटेजी का जो डेफिनेशन है। आ जाओ, मैं आपको अपने हैंडमेड नोट्स में भी दिखा देती हूँ। देखो, the changes in the environmental forces often requires businesses to make modifications in their existing strategies and bring out the new strategies। यानी कि bringing the new strategies किसकी वजह से? चेंज कहाँ पर हो रहा है? एनवायरमेंटल फोर्सेस, यानी एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है। तो इजी परिभाषा क्या है? जैसे मैंने याद करी ऐसे आप याद कर लो। एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी को लीव आउट कर देना, न्यू स्ट्रेटजीज को ब्रिंग आउट करना। क्यों करना? क्योंकि एनवायरमेंट में क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। याद होगा डेफिनेशन। यानी कि चैप्टर नंबर 5 की एक खास बात, जब भी कोई टॉपिक आ रहा है, आपने टॉपिक देखा, एसपीएम का टॉपिक आया, अब स्ट्रेटजिक चेंज का टॉपिक आया, आपको इन सबकी परिभाषा याद होनी चाहिए। तो चैप्टर नंबर 5 का आज अभी क्लास ओवर होने के बाद क्या टास्क करोगे आप रिफाइनमेंट के लिए? जो जो टॉपिक आपने आज पढ़े उनकी डेफिनेशन एक पन्ने पे फटाफट से एक लाइन में लिख के देख लेना कि भाई इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो कम से कम लिख तो लूंगा, राइट? चलो, तो स्ट्रेटजिक चेंज की डेफिनेशन याद हो गई। क्वेश्चन चले। यस, तरुण जो है क्वेश्चन रीड करेगा। बाकी Connect Group was one of the leading makers of the mobile handsets till a few years ago, वेट, and which इसका मतलब क्या है? Connect Group एक लीडिंग मार्केट मोबाइल हैंडसेट का। ठीक है, क्या करता है ये? बनाता है मोबाइल हैंडसेट्स, हाँ, मेकर्स हो। मेकर्स है, ठीक है। अभी भी बना रहा है? हाँ, टिल ऑफ few years फ्यू few years पहले बनाता था मतलब, ठीक है। उसके बाद which went at the bottom of the heap। मतलब फर्स्ट लाइन का मतलब समझाया, सेकंड लाइन का मतलब भी समझाओ। ये क्या बात हुई? अरे मैम बाकी क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, काम तो चली जाएगा अब ना। विच वेंट मतलब बॉटम, मतलब हीप, मतलब तुम चारों के चारों बच्चे एक एक वर्ड का मीनिंग भी बता दोगे तब भी काम चल जाएगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। रिया प्रजापति ने, अरे इसने वीडियो ऑन नहीं करा ना, फटाफट से इसे चेक कर लिया। तुम्हारी तो थोड़ी ना है कि वेट करती रह गई मैडम का, इसने देख लिया गूगल पे। विच वेंट एट द बॉटम ऑफ द हीप मतलब डाउनफॉल। वेरी गुड रिया। वेंट बॉटम ऑफ द हीप, हीप का मतलब होता है, मतलब हीप का मतलब ऐसा मेजरमेंट क्राइटेरिया में बिल्कुल नीचे चला गया, तो कहते हैं प्रॉफिट बिल्कुल नीचे चला गया, ब्रेक इवन तक पहुंच गया, ऐसा। ओके, फिर क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ बताओ तरुण? Connect Group didn't adapt to the current market trends, which हो, कनेक्ट ग्रुप में क्या नहीं किया? डिड नॉट अडेप्ट
to the current market trends. हाँ, हमें तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। रील भी तभी वायरल होती है जब ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाओ। तो ये तो मतलब बिजनेस में रोकने की बात है फिर क्या हुआ? which eventually leads to its downfall. हाँ, मैं तरुण कह रहे मैं तो बोल ही रहा था, आगे का सवाल पढ़ लेते तो ऊपर समझ में आए नहीं आए क्या ही फर्क पड़ना था। समझ तो आ गया ना कि भाई इसने करंट मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं चला तो ये मुंह की खाई इसने, ठीक है। विच वुड हैव हेल्प्ड करंट ग्रुप टू चेंज, अडैप्ट एंड सर्वाइव, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू इनिशिएट द चेंज। तो बेसिकली इसको क्या करना चाहिए था? टॉपिक का नाम बताओ, क्या लगाना चाहिए था? स्ट्रेटेजिक चेंज लगाना चाहिए था। स्ट्रेटेजिक चेंज का मतलब क्या है? पुरानी स्ट्रेटजी हटाओ और न्यू स्ट्रेटजी लगाओ। क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या होता है? चेंज होता है। और एनवायरनमेंट में चेंज मतलब बेसिकली देखो, ट्रेंड का मतलब तो यही होता है ना कि आज किसी चीज का ट्रेंड है, कल किसी चीज का ट्रेंड है, यानी कि हमारे को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है? ढलना पड़ता है। तो इसका मतलब एक आंसर हमें और मिल गया, दैट इफ वी डू नॉट गो विद द एनवायरमेंटल ट्रेंड, यानी कि अगर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है एनवायरनमेंट की चेंज। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, ध्यान से सुनना। यानी कि अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के चेंज होने पर अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं लाता तो वो कहाँ लैग कर रहा है? स्ट्रैटेजिक चेंज में लैग कर रहा है। जैसे कोविड आया तो क्या हम उसको एनवायरमेंटल चेंज फैक्टर मान सकते हैं? यस मैम, मान सकते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी तो फेस टू फेस क्लास के लिए बनी हुई थी, क्या मुझे मेरी स्ट्रैटेजी में चेंज लाना चाहिए था ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज? यस और नो? लाना चाहिए था, बट मैं नहीं लाई तो क्या होगा? जैसे इसके साथ हुआ, डिड नॉट अडॉप्ट द मार्केट ट्रेंड्स एंड इवेंचुअली लेड्स टू इट्स डाउनफॉल। यही होगा, सबके साथ यही होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आपके पास आएगा वो मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से सुनना, ये शब्द मेरे, ये शब्द आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में मिल सकते हैं बेटा। ध्यान से सुनना, क्या बोलेगा वो कि भाई देयर वाज द एनवायरमेंटल चेंज बट द ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट चेंज इट्स स्ट्रैटेजी। समझ रहे हो कि एनवायरमेंट में चेंज हुआ बट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं लाया। अब एक और चीज कनेक्ट करती हूँ, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस पढ़ा था। कौन बताएगा प्रोसेस के स्टेप्स? अच्छी करिए, मैं तो आंसर ही खोल लेती हूँ मैडम, फटाफट बता दूंगी। तुरवान से रिकॉल करने की कोशिश कर रही है। तुरुण कह रहा लड़कियों में से कोई आंसर दे दे तो बढ़िया रहेगा रिया कह रही है मैं फटाफट लिख देती हूँ क्योंकि आज मेरी आवाज में गुड़गुड़ हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है मेरी आवाज को ही बताओ। Ma'am, strategic management refers to the managerial process of developing a strategic vision, setting up of objectives, crafting and implementing and evaluating the strategy, and making corrective adjustments. The process keeps on going in a cyclic manner. एंड देयरफॉर जब हम बोलते हैं मेकिंग करेक्टिव एक्शंस या एडजस्टमेंट्स ओवर द टाइम, दैट मीन्स वी आर सेइंग अबाउट दिस, and that is why this is the part of chapter number 5, making corrective actions, making adjustments. This is what this topic says all about. यानी कि एनवायरनमेंट के चेंज होने पर हो सकता है कि हम अपना विजन चेंज करना पड़े, हमेशा मिशन चेंज करना पड़े, ऑब्जेक्टिव चेंज करना पड़े, स्ट्रेटजी में चेंज लाना पड़े, बहुत सारी चीज़ों में चेंज लाना पड़ता है। गॉट द पॉइंट? चलो नहीं मैम, हमें कौन सा एसएम का एक्सपर्ट बनना है, छोड़ो अब आप। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या हुआ, इसने एनवायरनमेंट के चेंज होने पर अपनी स्ट्रेटजी में चेंज नहीं लाया और इसी के लिए इसको क्या देखना पड़ा? डाउनफॉल देखना पड़ा। तो अब क्वेश्चन की नीड देखते हैं, विच वुड हैव हेल्प्ड करंट ग्रुप टू चेंज, अडैप्ट एंड सर्वाइव। तो स्ट्रेटेजिक चेंज वुड हेल्प कनेक्ट चेंज टू चेंज, अडैप्ट एंड सर्वाइव। तो इसका आंसर क्या है? स्ट्रेटेजिक चेंज। इस पार्ट का आंसर क्या है?
स्ट्रेटेजिक चेंज। तो ये एक पार्ट है। और अगला पार्ट क्या है, उसने बोला चेंज लाने के लिए बता दीजिए स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो अगला पार्ट ऑफ द आंसर इज स्टेप्स टू इनिशिएट द चेंज। तो क्वेश्चन के कितने पार्ट्स है बेटा, 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में उसने आपसे पूछा है बताओ क्या करे कंपनी, दूसरे में बोला कि इसके स्टेप्स बता दीजिए। तो पहले में आप बताओगे द कंपनी शुड गो विद द स्ट्रेटेजिक चेंज। क्यों करना चाहिए बताओ, क्योंकि जब भी इन्वायरमेंट में कोई चीज नहीं आती है तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए, यानी कि द कंपनी शुड गो विद द स्ट्रेटेजिक चेंज। स्ट्रेटेजिक चेंज मीन्स changing the bringing the new strategy or modifying the old strategy for what, for why, because of the environmental forces or environmental changes। तो इतनी बात आप कहाँ लिखोगे, फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर में लिखोगे। क्लियर हुआ, समझ में आया, पहला पार्ट है इसके अंदर। अभी सेकेंड पार्ट में क्या बोला उसने, स्टेप्स टू इनिशिएट द चेंज। तो आपको बताना है व्हाट आर द स्टेप्स। तो हमारे कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं बताओ, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, क्रिएट अ शेयर्ड विजन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। क्या यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम है, इन स्टेजेस में कोई प्रॉब्लम है, एनीवन? तरुण ने हैंड रेस किया है, हाँ तरुण क्या हुआ बेटा? मैम इसी का जो वो सेकंड स्टेप था ना, इसी में प्रॉब्लम। इसी का सेकेंड स्टेप में प्रॉब्लम है? नहीं सेकंड स्टेप में वो कर्ट लुईस मॉडल में वो था ना, तीनों चीजें कर्ट लुईन में तो भी इसलिए। पहुंचे नहीं हम, कर्ट लुईन तो लगेगा नहीं। कर्ट लुईन कब लगता है, जब तक कर्ट लुईन का नाम मेंशन नहीं होता तो कर्ट लुईन नहीं लगता। तो अगर आपको एक वर्ड मिलता है स्ट्रेटेजिक चेंज बट उसके आगे वर्ड कर्ट नहीं दिखता, कर्ट लुईन नहीं दिखता, तब तक वो क्वेश्चन में नहीं लगेगा। तो दिस इज द टेक्निक टू फाइंड आउट वेदर कर्ट लुईन आंसर विल बी एप्लीकेबल और नॉट। तो यहाँ पर उसने कर्ट लुईन वर्ड बोला नहीं बोला, तो यहाँ पे कर्ट लुईन वाला आंसर नहीं लगेगा। अच्छा, वापस से मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप जैसे कि एग्जांपल इस पॉइंट नंबर 1 को तो समझ चुके हैं ना कि कंपनी ने डाउनफॉल क्यों फेस किया, तो क्या आप यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हो, रीजन ऑफ डाउनफॉल, कंपनी वॉज नॉट एबल टू गो विद द ट्रेंड्स, जिसकी वजह से कंपनी को ये जो है डाउनफॉल देखना पड़ा, हमारे को ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। क्या आप ये सारी बातें भी लिख सकते हो? तो अगर आपको और आंसर अच्छा बनाना तो आप और आंसर अच्छा बना सकते हो। यानी कि आप बस आपको क्या करना है, आपको ना 1 मार्क्स स्कोर करना है यहाँ पर। अब खाली स्ट्रेटेजी चेंज लिखकर तो 1 मार्क्स मिलेंगे नहीं। दूसरा, स्ट्रेटेजी चेंज के जो स्टेप्स हैं वो तो आपका पार्ट बी ऑफ द आंसर है, तो वो आप पार्ट ए में घुसाओगे नहीं। तो आप क्या लिख सकते हो, आप क्वेश्चन से ही क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, वही हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, अब ओके मैंने आपसे बात नहीं करी बट बात कर लेती हूँ। दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन राइट, बोलो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है ना? ठीक है, अब एप्लीकेशन बेस्ड है कि केस स्टडी है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कंपनी का नाम गिवन है और स्टेप्स गिवन है, हमारे को इसके कंपनी के अकॉर्डिंग हमें बताना है ना। ठीक है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, अब पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी में हमारे को स्टेप्स करने हैं। तो स्टेप्स यहाँ पर, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, क्रिएट अ शेयर्ड विजन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। आई गेस इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको हल्का इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, कंपनी का नाम डाल के। कंपनी का नाम क्या डालोगे, कनेक्ट ग्रुप, और बाकी वही लिख दोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने की जरूरत तो नहीं, कर लोगे ना, डन, इजी। एक और बात, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी वॉज वन ऑफ द लीडिंग मेकर्स ऑफ द मोबाइल हैंडसेट्स। ठीक है, तो कंपनी भी गिवन है बेटा एंड प्रोडक्ट भी गिवन है, मोबाइल बनाती है। ठीक है, तो जब अपने आंसर को फ्रेम करोगे ना, ये आंसर आप लिख लेना, ये वाला अच्छा आंसर है, ये जरूर लिख लेना, होमवर्क के लिए जरूर लिख लेना ये आंसर। कंपनी मोबाइल बनाती है तो आप इसको कर सकते हो। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज में क्या करते हो, आप देखते हो ना कि क्या हमारे को चेंज करने की नीड है, तो बताओ इस कंपनी में चेंज करने की नीड है कि नहीं है? बिल्कुल नीड है। द कंपनी इज फेसिंग डाउनफॉल, ही वाज अ लीडिंग मेकर,
क्या वर्ड यूज था बेटा यहाँ पे? लीडिंग वर्ड यूज था कि नहीं था? लीडिंग मेकर्स ऑफ द मोबाइल हैंडसेट्स। और फिर उसके बाद क्या किया बेचारा ने? डाउनफॉल देखा। तो क्या हम इस बात को नहीं लिख सकते? द कंपनी वाज वन ऑफ द लीडिंग मेकर्स in the industry and now it is facing the downfall just because of the fact it is not aligning with the environmental changes. Therefore it is high need, recognize the need for the change. Step number 1 डन हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखोगे? क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज। शेयर्ड विजन का मतलब क्या होता है बताओ? शेयर्ड विजन का मतलब क्या होता है? मिलजुल के डिसीजन लेते हैं जो टॉप लेवल और बाकी। राइट अब कंपनी को चेंज लेकर आना है। कंपनी जब चेंज लेकर आएगी, नया बनाएगी, स्ट्रेटेजी चेंज लेकर आएगी, मैनेज करेगी उस चेंज को, तो बाकी जितने लोग हैं जो हमारे कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं, वो भड़केंगे। हाँ क्यों लाना, क्यों 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 करना है, क्यों करना है? हाँ जैसे 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 एग्जाम्पल मैंने बोला कि नहीं मुझे तो ट्रिप पे घूमने जाना, नहीं क्या करोगे तुम ट्रिप पे जाके? द पीपल दे रेजिस्ट चेंज, राइट। सो हमें क्या करना है? वी नीड टू क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज। देखो पापा मैं यूट्यूबर बनूंगी, हमारे परिवार का नाम रोशन होगा, आपको भी काम करना चाहिए मेरे साथ में। तो क्रिएट अ शेयर्ड विजन, यानी सपने जो है ना साथ में मिल के देखो। अपना सपना देखकर दूसरे के ऊपर थोपो नहीं। दैट इज कॉल्ड एज विजन शेयर्ड, यानी आपने सपना बनाया दूसरों के साथ शेयर कर दिया। इट इज शेयर्ड विजन, यानी मिलकर सपना देखो। तो ऐसे लोगों को बताओ, देखो कंपनी अभी डाउनफॉल में है, फिर कंपनी नए चेंजेस लेकर आएगी तो अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट होगा, और कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो सब क्या हो जाएंगे? इसको सपोर्ट करेंगे। सो यानी कि कंपनी को चलाने वाले और कंपनी में पॉलिसीज बनाने वाले दोनों लोग क्या आ जाएंगे? एक पैरेलल ग्राउंड पर आ जाएंगे। दिस इज द सेकेंड स्टेप। तो क्या आप इस कंपनी के पर्सपेक्टिव में नहीं लिख सकते? कंपनी को चेंज की जरूरत है, बिल्कुल है, स्टेप नंबर 1 में कर लिया। अब हम क्या क्रिएट करेंगे? शेयर्ड विजन क्रिएट करेंगे, सारे इंप्लॉयज को बताएंगे। मैनेजमेंट क्या करेगी? इंप्लॉयज के पास जाएगी, उनको बोलेगी कि देखो अगर आज हम ये काम कर लेते हैं, काम करने का तरीका चेंज कर लेते हैं, स्ट्रेटजी में चेंज ले आते हैं, तो प्रॉफिट्स आ जाएंगे कंपनी को, और प्रॉफिट अगर होंगे तो सब लोग को अच्छा फील होगा। दैट्स इट, पॉइंट नंबर 2 डन, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंट द चेंज। So whatever you have made, whatever strategy, the new strategy you have made, you have to basically implement that strategy। यानी कि जो आपने नई स्ट्रेटजी बनाई है, यानी जो आपने चेंज करा है स्ट्रेटजी के अंदर, वो क्या करना है? अब आपको इम्प्लीमेंट करना है और देखना है। ओए वापस से तुम लोग कहीं पिछले वाले उसमें तो नहीं वापस जा रहे, पिछले वाली स्ट्रेटजी पे धीरे करके। तो क्रिएटिंग a sustainable and different attitude toward the change and ensure that the firm does not slip back to the old way of doing things। जैसे कि मैं करती रहती हूँ, तुमको सिखाया, बट याद है वो ओम ने क्या बोल दिया था कि आंसर, मैंने आपको हमेशा सिखाया कि आंसर को मेन हेडिंग पे नहीं लिखते हैं, बट आई कीप ऑन आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स, ताकि आप वापस से उसी तरीके पर ना आ जाओ जिस तरीके से आप आंसर प्रेजेंट करा करते थे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन शुरू होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के जैसे और एंड होते हैं केस स्टडी के जैसे। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में क्या करते हैं अपन? क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं क्या उसने पूछा है। तो विच वुड हैव हेल्प कनेक्ट ग्रुप टू चेंज, अडैप्ट एंड सर्वाइव, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू इनिशिएट द चेंज। तो हम बोलेंगे दोबारा से कंक्लूजन के अंदर, स्ट्रेटेजिक चेंज कैन हेल्प द कंपनी टू चेंज, अडैप्ट एंड सर्वाइव, and the above mentioned steps should be useful for them। हो गया आंसर का कंक्लूजन। मैंने आपको वर्बली सब कुछ बोल दिया है। अब आपका टास्क होगा, आपको इनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है ना, उसका आंसर फ्रेम करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, जीके बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको फ्रेम करेंगे। मैंने वर्बली 4 बार बोला है, आप इसको अपने आप या तो फ्रेम कर लो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को 2 बार देखो फिर फ्रेम करो, बट फ्रेम जरूर करो, ठीक है। चलें आगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग, अभी इसको लीव कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बस एक इजी सा क्वेश्चन करा देती हूँ। तो हमने कर ही दिया है।
we will go with चलो क्वेश्चन नंबर 16 ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पहले भी किया था, तो ये ले लेते हैं। ओके, सो इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या कहता है तो बताओ। तरुण, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 16। है कि मतलब चेंज जरूरी क्यों है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, एंड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज नाविगेटिंग चेंज। अब बताओ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या हम ये वर्ड पढ़ते हैं, नेविगेटिंग चेंज? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, होमवर्क। हाँ, चलो होमवर्क में, ठीक है, तरुण ने बोला तो मैं होमवर्क कर देती हूँ। ओके फाइन, होमवर्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18, तरुण। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक चेंज, होल्ड, एक्सप्लेन द। स्ट्रैटेजिक चेंज की परिभाषा याद कराई थी, क्या थी वो हाँ, परिभाषा? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक चेंज? Changes in external forces which requires अरे एक्सटर्नल business फोर्सेस में थोड़ी ना चेंज कर लेंगे, चेंजेस इन द environment. स्ट्रैटेजी, यानी कि न्यू स्ट्रैटेजी आती है, पुरानी स्ट्रैटेजी जाती है। और क्यों आती है और जाती है? क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज होता है। एनवायरनमेंट में चेंज होता है मतलब क्या है, वो याद है हमने पढ़ा था पेस्ले, याद है? बेसिकली वो चेंज करते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर चेंज करता है, कोई भी इकोनॉमिकल फैक्टर चेंज करता है, तो उसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ता है। अब बताओ, मोदी जी ने बोला है ना आज से 500,000 के नोट बंद, तो मेरे को वो चेंज अडॉप्ट करना पड़ेगा ना। अगर मोदी जी ने बोला कि भाई नहीं, आप तो पैसा डिजिटली लोगे, आप आप अपने रकम को इस रकम को इतने ज्यादा से ज्यादा आप कैश में नहीं रख सकते, आपको डिजिटली करना पड़ेगा सब कुछ, तो हमें करना पड़ेगा ना। तो स्ट्रेटेजिक चेंज इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बताओ, अब आप देख रहे हो मतलब ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर आपको ना परिभाषा करनी पड़ेगी। तो चैप्टर नंबर 5 की खूबसूरती यही है कि हर एक टॉपिक का डेफिनेशन आपको होना चाहिए। तो जस्ट मैं आपको बोल रही हूँ, आज आपने जितनी परिभाषा याद करी है ना, वापस एक बार इसको रीड करके और अपने आप एक एक पेज पर बस लिख लो कि हाँ मैंने चैप्टर 5 की ये परिभाषा करी है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को राइट करने जाओगे ना, अगर आपका फर्स्ट परिभाषा ही ठीक हो गई ना, तो मतलब आपको मार्क्स मिलने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। एंड ऑल्सो अभी यहाँ पर देखो, इसका सेकंड पार्ट भी है। यस तरुण, ओवर टू यू। Explain the change process proposed by the Kurt Lewins that can be useful in the implementing strategies. कर्ट लुबिन का नाम आया, अब कर्ट लुबिन वाले स्टेप्स लिखेंगे, बात खत्म। तो जब कर्ट लुबिन का नाम आएगा तो कर्ट लुबिन के स्टेप्स लिखेंगे। अगर यहाँ पर कर्ट लुबिन का नाम नहीं आता रहा, मैं नहीं लिखती, तो बात क्या है कि दोनों ही आंसर्स में तीन तीन ही स्टेप्स है, तो बता भी नहीं सकते कि कैसे कैसे लगेगा। बट जैसे ही मैंने आपको अब एक तरीका बता दिया, क्या तरीका बताया, नाम आया तो इसके वाले स्टेप लिख दो, नहीं नाम आया तो उसके वाले स्टेप्स नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, देखो क्या कहते हैं, एक्सप्लेन द चेंज प्रोसेस, यानी चेंज करने का प्रोसेस बता दीजिए, किसके अकॉर्डिंग, जो कर्ट लुबिन ने बताया। अब देखो, होता यही है ना, टॉपिक वही, सोच नहीं, हर टॉपिक पे फिलोसोफर्स आते हैं, अपनी अपनी फिलोसफीज झाड़ के चले जाते हैं। मेरा मन करा कभी मैं भी 10-20 साल के बाद इतना ऐसे मैंने पढ़ा लूं भैया, गुणवान बन जाऊं, मैं भी एक टॉपिक पर अपना कंटेंट दे ही जाऊं। पर कंटेंट देने से पहले मैं बस सोचती हूँ कि फिर आगे की जनरेशन पढ़ेगी, एज पे सोनाली जैन, फिर आंसर याद करेगी, क्या ही फायदा, तो मैं रुक जाती हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कर्ट लुबिन महाशय थे, उन्होंने जो है क्या दे दिया, उन्होंने यहाँ पर चेंज करने का प्रोसेस बता दिया। ये कौन थे, एक फिलोसोफर थे, ठीक है, इजी सिंपल। अब यहाँ पर पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? Direct.
डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? हेडिंग में क्या लिखोगे? क्या 2 पार्ट्स हैं? हाँ है। तो हेडिंग में लिखोगे स्ट्रेटेजिक चेंज, पहला पार्ट क्या होगा? मीनिंग, दूसरा पार्ट क्या होगा? चेंज प्रोसेस बाय कर्ट लुविन। अब पार्ट नंबर ए का आंसर हम बता चुके हैं, पार्ट नंबर बी का हेडिंग क्या डालोगे? प्रोसेस बाय कर्ट लुविन। तो कर्ट लुविन का प्रोसेस लिखने से पहले यही वर्ड चेप देना, द चेंज प्रोसेस एज प्रपोज्ड बाय कर्ट लुविन कैन बी यूजफुल इन इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजीज, द प्रोसेस इंक्लूड्स, लिखा, उसके बाद आप स्टेप्स लिख सकते हो। ठीक है, अब हम कर्ट लुविन की इन स्टेजेस पर आते हैं। अब मुझे बताओ कि इन वाले स्टेप्स में कोई दिक्कत है? अनफ्रीजिंग, चेंज एंड रीफ्रीजिंग, या आता है? बोलो बेबी बोलो। एनीवन हैविंग एनी डिफिकल्टी? मैम ऐसा हेडिंग तो याद होगा, इसमें कीवर्ड्स की प्रॉब्लम। ठीक है, कीवर्ड्स अंडरलाइन करा देती हूँ, याद कराती हूँ। सबसे पहला, अनफ्रीजिंग द सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ड जो कीवर्ड अंडरलाइन करना है, दैट इज अ सरप्राइज। सरप्राइज को अंडरलाइन करो एंड नॉट को अंडरलाइन करो। तो अनफ्रीज का मतलब होता है बेसिकली लोगों को अपनी जगह से हिलाना। जैसे कि एग्जांपल, मैंने इसमें हमेशा एग्जांपल लेती हूँ, मान लो हमें प्रधानमंत्री को हटाना है, नए प्रधानमंत्री को लाना है, तो अनफ्रीज का मतलब क्या हो? जो पुराना प्रधानमंत्री सीट पे बैठा हुआ है उसको उठाना। अब ऐसा तो नहीं है चलो कल इलेक्शन कंडक्ट करते हैं हटा देते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, है ना? देयर हैज टू बी एन अनाउंसमेंट कि इलेक्शन होने वाले हैं, ये है वो है, ऐसा होना चाहिए ना। तो पहले वाले पॉइंट में क्या है? कोई भी चीज आप चेंज करने वाले हो वो एज अ सरप्राइज नहीं आना चाहिए। सेकंड कीवर्ड इज अनअनाउंस्ड चेंज्ड। अनअनाउंस्ड यानी कि बेसिकली कैसे आना चाहिए? अनाउंसमेंट के साथ आना चाहिए। अब अगर मान लो हमने बिना अनाउंसमेंट करे, आज से आपका प्रधानमंत्री ये नहीं राहुल गांधी है बताओ भाई क्या होगा? इट वुड बी सोशली वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड मोरल लोअरिंग, राइट? लोगों के मोरल डाउन हो जाएंगे, भैया हमारा देश तो भैया गयो, हमारा देश तो गयो। नहीं, प्लीज जो उनके फैंस हैं अगर उनमें से कोई ऐसा वैसे तो नहीं होंगे किसी कोई भी फैन जो ऐसे वीडियो देख रहा हो, बट आई गेस मोदी जी इज फार बेटर देन द नेम व्हिच आई जस्ट टुक, राइट? तो अगर हमने बिना अनाउंसमेंट के ऐसा कर दिया तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम तो कुछ अच्छा करने की बात कर रहे हैं, हमारा तो कंस्ट्रक्शन मेन है, ये तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो मेन 2 कीवर्ड्स कौन कौन से हुए तरुण? पहला कीवर्ड पहला कीवर्ड है नॉट कम एज यानी सरप्राइज। सरप्राइज नहीं होना चाहिए, और दूसरा यानी कि अनाउंसमेंट करके आना चाहिए। अच्छा, अब सुनो इसके आगे की बात सुनते हैं। अब अनाउंसमेंट करेंगे तो करेंगे कैसे? अब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, अनाउंसमेंट करेंगे तो करेंगे कैसे? कंपनी को कोई नई चीज लेकर आती है तो क्या करती? सबसे पहले उसकी क्या करती है? बैठक बुलाती है, यानी कि मीटिंग्स। और मीटिंग कंडक्ट करने से पहले कंपनी में क्या भेजना पड़ता है 7 डेज या 21 डेज बिफोर? Note, क्या नोटिस। note, क्या क्या देना पड़ता है? no, नोटिस। वेरी गुड। तो थर्ड कीवर्ड जो है दैट इज कि बताओ हम बेसिकली अनाउंसमेंट कैसे करेंगे? देखो ये रहा, होल्डिंग मीटिंग्स, होल्डिंग मीटिंग्स। तो नोटिस दिया हमने मीटिंग का। अच्छा, नोटिस तो आपको पता ही है लॉ के अकॉर्डिंग नोटिस के अंदर क्या मीटिंग का एजेंडा गिवन नहीं होता। तो यानी बेसिकली हमने बता दिया कि किसके रिस्पेक्ट में नोटिस है, तो यानी कि इट विल नॉट कम एज अ सरप्राइज। अच्छा आज किस चीज की मीटिंग है? अच्छा आज इस चीज की मीटिंग, ऐसा तो नहीं होगा ना, पहले से बता दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पहले से सब कुछ बता दे रहे हैं। तो देखो यहां से लेकर यहां तक ना अनफ्रीजिंग की डेफिनेशन दे रखी है। अनफ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? जो आपका काम जैसे चल रहा था, आप उस कल्चर को, उस बिहेवियर को, उस ट्रेडिशन को क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो, और नया कल्चर लेकर आना चाहते हो, तभी तो तोड़ रहे हो ना। तो बेसिकली इसके लिए हम क्या कह रहे हैं? अनाउंसमेंट करके जा रहे हैं। ठीक है, जैसे लड़की को नहीं बोलते लड़का देखने के लिए आने वाला है, हाँ कर दियो बस, और क्या, जैसा भी है हमें पसंद है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, चेंजिंग इनटू द न्यू सिचुएशन।
यानी कि अब हम क्या लेकर आएंगे, चेंज लेकर आएंगे। बट आज के टाइम में कभी भी कोई चेंज लाना हो तो आसान तो नहीं है। हाँ बात तो सही है। तो ये एक नया इंसान जो है ये आया, क्या नाम है, एच.सी. केलमैन। क्या नाम है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, एच.सी. केलमैन। भारत के लोग इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते क्योंकि उनको तो घर की प्रॉब्लम्स इतनी है ना कि वो ये सब काम थ्योरी के कर ही नहीं सकते भाई, और करेंगे भी तो विदेश जाके करेंगे क्योंकि घर वाले यहाँ इतनी परेशान है। रक्षाबंधन ना बनाओ तो अकेले हो जाता है यहाँ पर, फिलोसफीज क्या देंगे हमारे इंडिया के लोग। ओके, सो एच.सी. केलमैन ने क्या कहा, सुनो अगर चेंज लाना हो ना, मेरे पास 3 तरीके हैं चेंज लाने के, इनमें से कोई एक अपना लेना। तो सेकंड स्टेप क्या है तरुण, चेंज लाने के तरीके। पहला तरीका क्या है, कंप्लायंस मेथड। जैसे कि मैंने बोला अगर ये सवाल का आंसर नहीं दिया तो 100 रुपए पेनल्टी, दे दिया तो 100 रुपए इनाम। कंप्लायंस मतलब आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, या तो पनिशमेंट मिलेगी या तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो पहला मेथड ऑब्वियसली कंप्लायंस है, तो ये कीवर्ड बन जाता है, और इसका कीवर्ड क्या है, पनिशमेंट या पेनल्टी। इजी सिंपल। सेकंड जो है हमारा तरीका वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन, जो कि आपके मम्मी पापा अपनाते हैं। देखो शर्मा जी का लड़का कितना अच्छा है, वो उसको देखो, वो उसकी 10 साल की बेटी हो गई और तुम देखो। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, दूसरे मेंबर्स को जो कि अच्छा कर रहे हैं, यानी कि जो चेंज तरीके से कर रहे हैं ना, हमने कहा ये वाले प्रोसीजर से नहीं इस वाले प्रोसीजर से करना है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर पुट ऑन करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन में साइकोलॉजिकल वर्ड इज इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकली बेसिकली हम प्रेशर बनाते हैं। एंड रोल मॉडल्स, तो आइडेंटिफिकेशन में किसको दिखाते हैं, रोल मॉडल को दिखाते हैं, देखो उसको देखो उसको देखो, हाँ उसको देखो, ऐसा ऐसा करके। एंड फिर हम क्या बोलते हैं, ट्राई टू बिकम लाइक देम, ट्राई टू बिकम लाइक देम। दिस इज द थर्ड सेकंड मेथड, एंड हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है। क्यों पूर्वांशी, ऐसे ही करते हैं ना। अब देखो उसकी बेटी, देखो उसको कितना खाना बनाना आता है, लड़कों को बोलेंगे देखो उसका पैकेज देख कितना हो गया, तू देख अभी यहीं पे पड़ा हुआ है। Identification method is the best method used in the Indian culture. Best method. They are not, मम्मी पापा को पता नहीं है कि मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, बट करे जा रहे हैं, है ना। खाना बनाने के ऊपर भी ऐसा होता है ना, उसको देख कितना अच्छा खाना बनाना आता है ना, तुझे तो नहीं आता है। आइडेंटिफिकेशन मेथड। थर्ड तरीका इंटरनलाइजेशन, मतलब अंतरात्मा, मतलब आप उसको बंदे को इतना एहसास करा दो, इतना एहसास करा दो, इतना एहसास करा दो कि वो बंदा ऑटोमेटिकली नए बिहेवियर में ढल जाए। इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर से, इंटरनलाइजेशन अंदर ही अंदर उसे क्या कर दो। इसका कीवर्ड है बेटा थॉट वर्ड, मिलेगा आपको थॉट वर्ड, देखो थॉट वर्ड मिला, थॉट वर्ड को कीवर्ड में लाइन कर लो, थॉट वर्ड, थॉट प्रोसेस है ना, थॉट वर्ड, कि भाई उसके थॉट प्रोसेस में ही क्या हो गया, आपने चेंज कर दिया कि भाई उसको आपने इतना वो कर दिया ऐसे ऐसे करके, कि अब वो सच में क्या कह रहा है, भाई मैं तो, हाँ ये बात सही है, मुझे तो न्यू तरीके से काम करना चाहिए। समझ रहे हो कि आपने उसके अंदर से थॉट प्रोसेस को ही क्या करने को बोल दिया, चेंज करने को बोल दिया। इसका सेकंड कीवर्ड है अडॉप्ट न्यू बिहेवियर। हो गया। एंड थर्ड स्टेप इज रीफ्रीजिंग, यानी कि अब हमने चेंज तो ला दिया, मान लो अगर हमने एग्जांपल चेंज लाया, प्रधानमंत्री चेंज करने का लाया, तो स्टेप नंबर 1 में प्रधानमंत्री को कुर्सी से उठा दिया पुराने वाले को। स्टेप नंबर 2 में मोदी जी को लाने की कोशिश करी, कैसे कोशिश करी, ये 3 मेथड थे। उसके बाद हमने स्टेप नंबर 3 रीफ्रीजिंग, क्या हुआ, अब की बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार से हर बार मोदी सरकार हो गया नारा, हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। यानी कि जब आप, अब अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, पता नहीं अब तो जब तक शायद मैं जिंदा हूँ बार बार मोदी जी ही क्यों ना हर 5 साल बाद सरकार उनकी क्रिएट हो गई, ऐसा फील होता ना। तो रीफ्रीज का मतलब क्या होता है कि वो जो न्यू बिहेवियर है, अंडरलाइन द वर्ड न्यू बिहेवियर बिकमिंग परमानेंट। न्यू बिहेवियर क्या हो रहा है बेटा, परमानेंट हो रहा है। और कैसे परमानेंट होता है, जब उसे कंटिन्यूअसली रीइंफोर्स किया जाता है। और जब लड़की की शादी हो जाती है ना, उसमें यही पूरा मेथड लगता है। सबसे पहले उसे घर से उखाड़ दिया जाता है, अरे बेटा ये तो तुम्हारा परिवार था ही नहीं, सामने वाला परिवार तुम्हारा परिवार है, ये तो तुम्हारा परिवार है ही नहीं, हम तो ये तो तुम्हारा पराया घर है, तुम तो हमारा पराया धन हो, यहाँ से उठो। फिर चेंज किया जाता है, चेंज प्रोसेस, यानी कि शादी होगी, ये होगा वो होगा, उसके बाद वो अपने दूसरे घर चली जाती है। मम्मी मुझे घर है, नहीं बेटा वही तुम्हारा घर है, रीफ्रीज।
कंटिन्यूसली नहीं बेटा, अपने बच्चों के पहले सोचो रीफ्रीज, नहीं बेटा पहले अपने पापा ससुर सास रीफ्रीज। समझ में आई मेरी बात? the new and now the new behavior becomes a normal way of life। उसके बाद बेटी क्या बन जाती है, उस घर की टोटली बहू बन जाती है। the new behavior becomes a normal way of life। मैंने आपको बहुत से एग्जांपल से इसलिए समझा दिया, पहले बता रही हूँ। चेंज वाला जो टॉपिक था इससे पहले वाला, और एक कर्ट लोवेन एक्सपेक्टिंग एमसीक्यूज, एक्सपेक्टिंग डिस्क्रिप्टिव, तो अच्छे से करके जाने का, ठीक है। एमसीक्यूज में स्टेप आइडेंटिफाई करना इजी नहीं होता, बट अगर आप मेरी तरह सोचोगे ना, जैसे मोदी वाला एग्जांपल दे दिया, शादी वाला एग्जांपल दे दिया, तो फिर आप ना फिर सही आंसर टिक मार्क कर पाओगे, ठीक है। मैंने आपको कीवर्ड्स भी अंडरलाइन करा दिए, डन 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 डन। आई होप नाउ कि आपको चीजें थोड़ी इजी हो गई। तो देखो मैंने चैप्टर नंबर 3 तक बेसिकली आप लोगों को काफी हद तक लिखना भी सिखाया है। अब चैप्टर नंबर 5 ऐसा चैप्टर बन चुका है जहां पर आपको टॉपिक समझाना ज्यादा ज्यादा नीडी बन गया है, तो आई एम डूइंग लाइक दैट। तो ये वाला क्वेश्चन आप डायरेक्ट में तो अभी लिखो मत, मतलब मेरे को जरूरत नहीं लगती। कीवर्ड इसको याद करके खाली कीवर्ड्स लिख लो इस क्वेश्चन, खाली कीवर्ड्स, ठीक है। और एक ये नाम जरूर याद कर लेना, एचसी केलमैन, क्योंकि ना ये भी एमसीक्यू आ सकता है खाली कि एचसी केलमैन ने कौन कौन से मेथड्स दिए हैं। मेरी एमसीक्यू बुकलेट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है। Question number 19 is a repetitive question. 19 is a repetitive question. We have just done Purvanshi. Please read. पूरा समझाया मैंने आपको अभी, right? So you What can, are the differences between operational and human? है ना? So you can just cut down this question as well. Now remaining question we'll do in next class. चलो क्लास में करेंगे। Any doubts आज की क्लास में? तुम लोगों ने मेरा काफी सपोर्ट किया, मेरा पेन बोर्ड नहीं चल रहा था, बट स्टिल यू पीपल, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई? ठीक है। तो आंसर को अगर मैं ऐसी फ्रेम तुम्हें करना सिखा दूं तो काम चलेगा, क्योंकि इसमें फिफ्थ में तो तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है काफी ज्यादा, काम चलेगा, ठीक है। जहां पे दिखेगा मेरे को कि नहीं आई हैव टू राइट द आंसर, आई विल आल्सो राइट द आंसर, ठीक है। चलो, so that's it for today's class and we'll be meeting tomorrow, and tomorrow we'll be talking about the chapters like as organization structure। तो अच्छे से पढ़ के आ जाइए, स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगी मैं तुमको। एंड नेक्स्ट टॉपिक एक जो मैं टेकअप करने वाली हूँ, दैट वुड बी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। जो हमारे 4 कंट्रोल है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, मैंने सब मैं करवाने वाली। तो अच्छे से ब्रशअप कर लो ताकि नेक्स्ट क्लास में अच्छे से लोग क्वेश्चंस को समझ पाओगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।